अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का पार्ट 4। पहले इसके 3 पार्ट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके हिस्ट्री के जो प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। अगर कोई क्वेश्चन हो या इस लेक्चर के आपने नोट्स लेने हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कर्ट लुएन पब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी कंटेनिंग लुएन्स इक्वेशन। कर्ट लुएन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसके अंदर इसने एक इक्वेशन दी थी जो क्या थी, B इजिकल टू एफ इंटू पी ई। ये इक्वेशन दी थी इसने। कब लिखी थी इसने बुक? ऑप्शन ए हमारे पास 1936, 1938, 1939, 1940। ये बुक लिखी थी इन्होंने 1936 के अंदर कर्ट लुएन ने प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसके अंदर इन्होंने बिहेवियर से रिलेटेड एक इक्वेशन दी थी। इसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हु इंट्रोड्यूस्ड एन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इंट्रोड्यूसिंग बिहेवियर एनालिसिस इन 1938। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, जिसको इंट्रोड्यूसिंग बिहेवियर एनालिसिस भी बोला जाता है, इन 1938। 1938 के अंदर किसने डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस कराया था? ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी पेवलव, ऑप्शन डी नन। तो ये बी है हमारे पास, ऑप्शन बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि बिहेवियर एनालिसिस को 1938 के अंदर बी एफ स्किनर ने। तो इन दोनों को देख लेते हैं। 1938 के अंदर कर्ट लुएन ने पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी कंटेनिंग लुएन्स इक्वेशन B इज इक्वल टू एफ इंटू पी ई। अच्छा, इसका मीनिंग क्या था? अब यहाँ पर लाने का आपको मकसद ये था कि इसका मीनिंग क्या था। मीनिंग दैट बिहेवियर्स इज द फंक्शन ऑफ अ पर्सन इन देयर इन्वायरमेंट। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसका इन्वायरमेंट की वजह से होता है। ठीक है जी। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ अ पर्सन, पर्सन का फंक्शन होता है उसके इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी। 1938 कर्ट लुएन ने टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर ये बताया। उसके बाद 1936 के अंदर ही विलियम रीच पब्लिश द सेक्सुअल रेवोल्यूशन। ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया मैंने। 1936 के अंदर ही विलियम रीच ने बुक लिखी थी जिसका नाम था सेक्सुअल रेवोल्यूशन। उसके बाद बी एफ स्किनर की बात की हमने। 1938 के अंदर बी एफ स्किनर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट मेजर वर्क द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने पहला अपना मेजर वर्क यानी कि बुक लिखी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इंट्रोड्यूसिंग बिहेवियर एनालिसिस। एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया गया था किसका? बेसिकली बिहेवियर का, जिसके अंदर इसने क्या इंट्रोड्यूस कराया था कि बिहेवियर का कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। 1938 के अंदर बी एफ स्किनर ने बुक लिखी थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो हिस्ट्री, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक ही तरीका है इसको याद करने का, इसको मेमोरी का हिस्सा बनाने का, कि इसको बार बार रिवाइज किया जाए, बार बार इसको देखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए। ठीक है जी। यही बेहतरीन तरीका है इसको मेमोरी का हिस्सा बनाने का, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा जी। ये वाले जो आपका जो हम MCQs कर रहे हैं, ये आपका जो टेस्ट है PPSC, FPSC या PMS या CSS जो भी है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, जो CTET, रीट वीट वगैरह जो भी हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने पहले भी बताया कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता याद करने का, इसको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर ही ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बनेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अग्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एफर्ट्स टू अटेन अ गोल। कि जो अग्रेशन होता है, कहा जाता है कि अग्रेशन बेसिकली किसका रिजल्ट होता है? वो वाली फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमें हो रही होती है। कब? जब हम कोई भी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त जो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है उसकी वजह से अग्रेशन होता है। ये किसने बोला था? ऑप्शन ए नील ई मिलर, ऑप्शन बी डेविड वेस्लर, ऑप्शन सी एडवन बोरिंग, ऑप्शन डी लॉडविग विंस वेंगर। अच्छा, तो हमारे पास ऑप्शन ए है नील ई मिलर। नील ई मिलर ने ये बोला था कि एग्रेशन बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमें जब हम गोल के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त होती है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 4। एडवन बोरिंग डिस्कस द मून इल्यूजन। एडवन बोरिंग ने मून इल्यूजन को कब डिस्कस किया था? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1944। तो ऑप्शन बी हमारे पास 1940, 1940 के अंदर एडवन बोरिंग ने डिस्कस किया था मून इल्यूजन। तो इनको देख लेते हैं। 1938 के अंदर नील ई मिलर एट ऑल पब्लिश द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी। बुक इन्होंने पब्लिश की थी नील ई मिलर ने फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी पर, जिसका नाम नील ई मिलर ने लिखी थी
1938 के अंदर, विच क्लेम्स दैट अग्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एफर्ट टू अटेन अ गोल, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि हमें अग्रेशन क्यों होता है। किसके अंदर बताया था? फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी के अंदर नील ई मिलर ने 1938 के अंदर। उस 1939 के अंदर 1939 में ही डेविड वेसलर डेवलप्ड द वेसलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल। 1939 के अंदर ही डेविड वेसलर ने डेवलप किया था स्केल जिसका नाम था वेसलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल, यानी कि डेविड वेसलर ने इंटेलिजेंस पर भी काम किया था 1939 के अंदर। उसके बाद 1940 एडवन बोरिंग डिस्कस था मून इल्यूजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश फाउंडेड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इन 1942। किसने एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फाउंड की, डेवलप की, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करवाई? नील ई मिलर, ऑप्शन बी डेविड वेसलर, ऑप्शन डी एडवन बोरिंग, ऑप्शन डी लुडविग बिन्स वेंगर। हमारे पास ऑप्शन डी है लुडविग बिन्स वेंगर। इन्होंने एग्जिस्टेंशियल थेरेपी डेवलप की 1942 के अंदर। ठीक है जी, लुडविग बिन्स वेंगर, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए नील ई मिलर, ऑप्शन बी एरिक फ्रॉम, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी लुडविग बिन्स वेंगर। तो एरिक फ्रॉम है पॉलिटिकल साइकोलॉजी के फाउंडर। इनको देख लेते हैं जी हम। 1941 एरिक फ्रॉम पब्लिश्ड एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम फाउंडिंग पॉलिटिकल साइकोलॉजी, जो कि बेस बनी थी किसकी? पॉलिटिकल साइकोलॉजी की। यहीं से इसकी फाउंडेशन बनी थी किसकी? पॉलिटिकल साइकोलॉजी की 1941 में। 1941 के अंदर बी एफ स्किनर एंड विलियम केज एज इंट्रोड्यूस द कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड फियर रिस्पॉन्स। 1941 के अंदर 1941 के अंदर ही बी एफ स्किनर और विलियम केज ने इंट्रोड्यूस करवाया था किसको? कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स को और कंडीशनड फियर रिस्पॉन्स को। ये याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी है साथ। पैराडाइम विया इलेक्ट्रिक शॉक्स गिवन टू रैट्स, और ये किसके नतीजे में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ये पता चला था, वो इन्होंने रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया? कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनड फियर रिस्पॉन्स 1941 के अंदर बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्टेड दैट रिस्पेक्ट एंड अ नॉन जजमेंटल अप्रोच टू थेरेपी। रिस्पेक्ट और नॉन जजमेंटल थेरेपी वाली अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ऑप्शन ए फ्रॉयड, ऑप्शन बी कार्ल रॉजर, ऑप्शन सी एरिक फ्रॉम, ऑप्शन डी स्किनर, ऑप्शन बी कार्ल रॉजर। कार्ल रॉजर ने ही बेसिकली क्लाइंट सेंटर थेरेपी या रिस्पेक्ट वाली या नॉन जजमेंटल अप्रोच टू थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है जी, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर इन 1943। 1943 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर किसने लिखा? ऑप्शन ए ल्यू कैनर, ऑप्शन सी क्लार्क हल, ऑप्शन बी क्लार्क हल, ऑप्शन सी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन डी स्टेनले स्मिथ। ऑप्शन बी क्लार्क हल आएगा इसका। क्लार्क हल ने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर 1943 के अंदर। क्लार्क हल ने लिखी बुक जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर 1943 के अंदर। देख लेते हैं जी, 1942 के अंदर कार्ल रॉजर पब्लिश्ड काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। कार्ल रॉजर ने बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, suggesting that the respect and a non-judgmental approach to therapy is the foundation for effective treatment of mental health। वो कहता है कि अगर आप इफेक्टिवली ट्रीट करना चाहते हैं मेंटली इल लोगों को, तो आपको रिस्पेक्ट वाली और नॉन जजमेंटल अप्रोच अपनाना पड़ेगी। इन्होंने बुक में बोला था काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, जो इन्होंने लिखी थी 1942 के अंदर। 1943 के अंदर क्लार्क हल पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एस्टेब्लिशिंग एनिमल बेस्ड लर्निंग एंड कंडीशनिंग एज द डोमिनेंट लर्निंग थ्योरी। इन्होंने एनिमल बेस्ड कंडीशनिंग पर ये वाली चीज़ अपनी बताई थी, जिसके अंदर बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने क्या बताया था? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर बुक के अंदर इन्होंने बताया था एस्टेब्लिशिंग एनिमल बेस्ड लर्निंग पर बेसिकली ये थी, एंड कंडीशनिंग एज द डोमिनेंट लर्निंग थ्योरी। 1943 के अंदर ल्यू कैनर पब्लिश्ड ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंसेस ऑफ इफेक्टिव कॉन्टैक्ट। ये बुक पब्लिश की थी इन्होंने। किसने की थी? ये क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहाँ पर ल्यू कैनर होगा हमारे पास, ये देखें ल्यू कैनर एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो मैंने कहा साथ इसको भी बता देते हैं। ल्यू कैनर पब्लिश्ड ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंसेस ऑफ अफेक्टिव कॉन्टैक्ट 1943 के अंदर। द फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पर इन्होंने बुक लिखी थी, इस हवाले से इनको याद रख लें। 1943 के अंदर किसने लिखी थी? ल्यू कैनर ने। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट थ्योरी बाय डैश। किसने दी थी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट थ्योरी? ऑप्शन ए ल्यू कैनर, ऑप्शन बी क्लार्क हल, ऑप्शन सी कर्ट लुईन, ऑप्शन बी स्टेनले स्मिथ, ऑप्शन डी हमारे पास स्टेनले स्मिथ। स्टेनले स्मिथ ने
लेवल्स ऑफ मेजरमेंट थियरी दी थी? स्टेनली स्मिथ ने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट थियरी। क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिश सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल इन 1948। किसने बुक पब्लिश की थी? कौन सी? सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल 1948 के अंदर। एल्फ्रेड किन्से, डोनाल्ड हैब, कैरन हॉर्ने, रोलो में। तो ये ऑप्शन ए है हमारे पास एल्फ्रेड किन्से। एल्फ्रेड किन्से ने बुक लिखी थी सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल, मेल के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर, और इन्होंने फिर सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन फीमेल में भी लिखी थी, फीमेल पे भी लिखी और मेल पे भी लिखी। जो मेल वाली 1948 में लिखी है और जो फीमेल वाली है वो इन्होंने 1953 में लिखी थी। ठीक है जी, याद रखिएगा। 1946 के अंदर स्टेनली स्मिथ स्टीवंस पब्लिश द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट 1946 के अंदर। ठीक है जी, स्टेनली स्मिथ थ्योरी। उसके बाद 1946 कर्ट लुवेन फाउंडेड एक्शन रिसर्च। 46 के अंदर ही कर्ट लुवेन ने एक्शन रिसर्च डेवलप की, ये फाउंड की। 1948 एल्फ्रेड किन्से ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी पब्लिश सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के अंदर इन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर बुक लिखी 1948 के अंदर, और फीमेल के अंदर 1953 के अंदर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डीएसएम एडिशन 5th इज पब्लिश्ड इन। डीएसएम का 5th एडिशन कब पब्लिश किया गया? 2010, 2012, 2013 या 15? 2013 के अंदर इसका 5th एडिशन पब्लिश किया गया डीएसएम 5 का। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्लीप रिसर्च। मॉडर्न स्लीप रिसर्च के फाउंडर किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए हैंस आइजैक, उसके बाद नथानियल क्लेटमैन, सी है डेविड मैक्लेलैंड, और डी हैरी स्टैक। तो ऑप्शन बी है हमारे पास नथानियल क्लेटमैन। इनको बोला जाता है मॉडर्न स्लीप रिसर्च। फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्लीप रिसर्च बोला जाता है नथानियल क्लेटमैन। इनको देख लेते हैं जी। 1942 के अंदर द डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डायग्नोस्टिक डीएसएम 5 बेसिकली 1952 के अंदर पब्लिश किया गया था। वाज पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन एपीए की तरफ से, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न मेंटल हेल्थ इलनेस क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, मॉडर्न मेंटल इलनेस क्लासिफिकेशन बोला गया था। इट वाज रिवाइज्ड इन 1968, बाद में इसको रिवाइज किया गया 68 में, 80 में, 94 में और 2000 में। एडिशन 5 इज पब्लिश्ड इन 2013। 2030 के अंदर इसका 5th एडिशन पब्लिश हुआ, एंड DSM 5 TR इज पब्लिश इन मार्च 2022। 2022 मार्च के अंदर DSM 5 TR भी आ चुका है, याद रखिएगा। पहली कब हुई थी? 1953 के अंदर, बाद में इसको रिवाइज किया गया 68 के अंदर, फिर 80 के अंदर, उसके बाद फिर 94 के अंदर, फिर 2000 और 5th एडिशन इसका 2013, और जो 5th है TR है वो 2022। उसके बाद 93 के अंदर नथानियल क्लेटमैन डिस्कवर द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नथानियल क्लेटमैन ने डिस्कवर की थी रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1953 के अंदर फाउंडिंग मॉडर्न स्लीप रिसर्च, जिसने फाउंडेशन रखी थी किसकी? मॉडर्न स्लीप रिसर्च की। नथानियल क्लेटमैन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्होंने रैपिड आई मूवमेंट स्लीप फाउंड की थी, डिस्कवर की थी 1953 के अंदर। 1952 के अंदर हैंस आइजनेक स्टार्टेड अ डिबेट ऑन साइकोथेरेपी। अच्छा, हैंस आइजनेक ने साइकोथेरेपी को चैलेंज किया था। ये क्या कहते थे? विद हिज क्रिटिकल रिव्यू क्लेमिंग दैट साइकोथेरेपी हैड नो डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट। इनका कहना था कि जो साइकोथेरेपी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड साइको एनालिसिस हैड नेगेटिव इफेक्ट, और साइको एनालिसिस का नेगेटिवली इफेक्ट होता है। इन्होंने चैलेंज कर दिया था 1952 के अंदर हैंस आइजनेक ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, डैश पब्लिश द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकाइट्री। इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकाइट्री किसने पब्लिश की थी? ऑप्शन ए हैंस आइजनेक, बी नथानियल क्लेटमैन, सी डेविड मैक्लेलैंड, और डी है हैरी स्टैक। तो डी हमारे पास जो हैरी स्टैक है, इन्होंने क्या पब्लिश किया था? द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकाइट्री। क्वेश्चन नंबर 14, अब्राहम मैस्लो टू फाउंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कब फाउंड की थी? 1952, 1954, 1956 या 1958? 1954 के अंदर दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है जी, इनको देख लेते हैं। 53 के अंदर हैरी स्टैक सॉलिवन पब्लिश द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकाइट्री विच होल्ड्स दैट एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज फाउंड बाय रिलेशनशिप्स। जिसके अंदर ये बताया गया था कि पर्सनैलिटी कैसे बनती है? रिलेशनशिप्स की वजह से बनती है, रिलेशनशिप्स की वजह से बनती है। हैरी स्टैक ने बुक लिखी थी इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकाइट्री 1953 के अंदर, जिसमें बताया गया था पर्सनैलिटी इज फाउंड बाय रिलेशनशिप्स।
ठीक है जी, इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री, हैरी स्टैक। उसके बाद है जी 1953 के अंदर डेविड मैक्लेलैंड प्रपोज्ड नीड थ्योरी। इन्होंने ये चूंकि ये कुछ यहाँ पर साइंटिस्ट दिए गए हैं, साइकोलॉजिस्ट दिए गए, तो मैंने कहा इनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। डेविड मैक्लेलैंड ने क्या किया था, 1953 के अंदर नीड थ्योरी प्रपोज की थी, और 1953 के अंदर बी एफ स्किनर आउटलाइन बिहेवियर थेरेपी लैंडिंग स्पॉट फॉर बिहेवियरल साइकोलॉजी वी आर रिसर्च इन द लिटरेचर। बिहेवियर से रिलेटेड इन्होंने वहाँ पर अपना रोल प्ले किया था। क्या बनाया था इन्होंने, आउटलाइन बिहेवियरल थेरेपी 1953 के अंदर। 1953 के अंदर कोड ऑफ एथिक्स फॉर साइकोलॉजिस्ट वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन। 1953 के अंदर कोड ऑफ एथिक्स भी डेवलप किए गए बाय APA। ठीक है जी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। जूलियन रॉटर पब्लिश सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। जूलियन रॉटर ने सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी बुक कब पब्लिश की थी, 1952, 1954, 1956 या 1958? 1954 के अंदर पब्लिश की थी जूलियन रॉटर ने। कौन सी बुक, सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16। पर्सनल कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी फाउंडेड बाय। पर्सनल कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी फाउंडेड बाय, किसने फाउंड की थी पर्सनल कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी? जॉर्ज कैली, JP गुल्फोर्ड, ली क्रॉनबैक या जूलियन रॉटर? तो ऑप्शन ए हमारे पास जॉर्ज कैली ने पर्सनल कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी डेवलप की थी। इनको देख लेते हैं। 1954 के अंदर जूलियन रॉटर पब्लिश सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी फाउंडिंग सोशल लर्निंग थ्योरी। जिसने क्या किया था, सोशल लर्निंग थ्योरी की बुनियाद रखी थी। ये भी याद रखिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी की बुनियाद किसने रखी थी, जूलियन रॉटर ने। और कब रखी थी, 1954 के अंदर। किस बुक के थ्रू, सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1954 के अंदर जॉर्ज कैली फाउंडेड पर्सनल कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी। 1955 के अंदर, 1955 में ही गुल्फोर्ड डेवलप्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी 1958 के अंदर गुल्फोर्ड विच डिवाइड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू 150 एबिलिटीज अलोंग 3 डायमेंशंस। यानी कि सबसे पहले जो बुनियादी बेसिक जो स्टार्ट में जो इंटेलिजेंस पर जिन्होंने काम किया वो उसमें JP गुल्फोर्ड का नाम भी आता है। इन्होंने 150 एबिलिटीज़ बनाई थी अलोंग 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। इट इज़ डिस्क्रेडिटेड बाय 1990s के बाद इसको वैल्यू नहीं दी गई, इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है जी, इन्होंने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी 3 एस्पेक्ट्स में बयान की थे, 3 डायमेंशंस दी थी। कौन कौन सी, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, 150 एबिलिटीज़ के साथ। उसके बाद 1955 के अंदर ली क्रॉनबैक पब्लिश्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन्होंने बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। इनका नाम था ली क्रॉनबैक पॉपुलराइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इन्होंने मतलब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन्हीं के साथ है, ली क्रॉनबैक 1955। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट इन्हीं के साथ मंसूब है, 1955 के अंदर दिया था ली क्रॉनबैक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17। पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। किसने थ्योरी पब्लिश की थी कॉग्निटिव डिसोनेंस की? जॉर्ज आर्मिटैग, लियोन फेस्टिंजर, जॉन कोहेन या हैरी हार्लो? लियोन फेस्टिंजर ने ये दी थी कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली थ्योरी, याद रखिएगा। लियोन फेस्टिंजर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया था। क्वेश्चन नंबर 18। एल्बर्ट बंडूरा पब्लिश द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट कब पब्लिश किया था? 1961 में। 1961 के अंदर बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इसने दिया था। देख लेते हैं जी। 1957 लियोन फेस्टिंजर पब्लिश द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। जॉर्ज आर्मिटैग क्या है? 1956 के अंदर मिलर पब्लिश द पेपर मैजिकल नंबर 7 + R-2। इन्होंने ये मेमोरी पर काम किया था। इन्होंने ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट दिया था, एक पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर क्या, पेपर का नाम क्या था? द मैजिकल नंबर 7 + R-2, in which he showed that there is a limit on the amount of information that can be memorized at one time। इन्होंने बताया था कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक टाइम पे बंदा कितनी चीज़ें मेमोरी के अंदर सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। किसने दिया था? जॉर्ज आर्मिटैग। ये नाम में थोड़ा सी गड़बड़ हो सकती है, आर्मिटैज या आर्मिटैग मिलर। ठीक है जी। 1956 के अंदर इन्होंने द मैजिकल नंबर 7 + R-2 दिया था, +R-2 दिया था। इन्होंने ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि एक टाइम पे हम कितनी चीज़ें अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद 1958 जॉन कोहेन पब्लिश्ड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे जो पहली बुक लिखी थी जॉन कोहेन ने लिखी थी 1958 के अंदर। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी 1954 के अंदर दी गई थी, लेकिन जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी जॉन कोहेन की तरफ से 1958 में। 1958 के अंदर हैरी हार्लो गेव द स्पीच द नेचर ऑफ लव स्पीच दी थी, समराइजिंग हिज आइसोलेशन स्टडीज ऑन इन्फेंट मंकीज एंड रिजेक्टिंग बिहेवियरिस्टिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज ऑफ अटैचमेंट। इन्होंने स्टडी की थी मंकीज़ पर, आइसोलेशन स्टडीज़ की थी मंकी पर, जिसमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था किसको, बिहेवियरिस्टिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज ऑफ अटैचमेंट। जो बिहेवियरिस्टिक और साइको एनालिटिक वाले कहते थे अटैचमेंट के बारे में, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। किसने, हैरी हार्लो ने 1958 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ थिंकिंग किसने दी थी, एल्बर्ट एलिस, नील ई मिलर, विल्फ्रेड ब्यून या जॉर्ज आर्मिटैग। ये किसने दी थी, ये देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 20 टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन गिवन बाय टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन किसने दी थी, स्टेनले सॉस्टर, स्टेनले मिलग्राम, जीन एम मेंडलर या वर्जीनियस साटिर। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, स्टेनले सॉस्टर ने दी थी। स्टेनले, इसको कुछ लोग सास्टर कहते हैं, कुछ लोग शॉस्टर कहते हैं, ठीक है जी। स्टेनले सॉस्टर ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। ऊपर वाले का आंसर अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ थिंकिंग एल्बर्ट एलिस ने नहीं दी थी, नील ए मिलर ने भी नहीं दी थी, विल्फ्रेड ब्यून ने, आई थिंक सी आएगा इसका, देख लेते हैं। हाँ, विल्फ्रेड अनकन्वेंशनल थ्योरी विल्फ्रेड ब्यून, सी ऑप्शन सी। देख लेते हैं इनको डिटेल में। 1964 के अंदर विल्फ्रेड ब्यून ने प्रेजेंटेड ही कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ थिंकिंग, ठीक है जी। 1962 के अंदर 1951 नील ई मिलर प्रपोज द यूज ऑफ बायोफीडबैक टू कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस। नील ई मिलर ने 1961 के अंदर प्रपोज किया था बायोफीडबैक टू कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस। 1952 के अंदर ही विल्फ्रेड ब्यून प्रेजेंटेड हिज अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ थिंकिंग, ये 2 दफ़ा आ गया इसमें, चलो खैर। 1962 के अंदर जॉर्ज आर्मिटैग मिलर पब्लिश साइकोलॉजी द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। इन्होंने आर्मिटैग ने एक और बुक लिखी थी 1962 के अंदर जिसका नाम था साइकोलॉजी द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, रिजेक्टिंग द आइडिया दैट साइकोलॉजी शुड स्टडी ओनली बिहेवियर, जिसमें इन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है जी। जॉर्ज आर्मिटैग मिलर। आगे बढ़ते हैं जी। जो दूसरा है हमारे पास 1960 स्टेनले सॉस्टर एंड जेरम सिंगर प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, जिसको सॉस्टर सिंगर थ्योरी भी बोला जाता है। ये 2 लोगों ने दी थी, एक तो स्टेनले सॉस्टर है, दूसरे जेरम सिंगर हैं। तो इस थ्योरी को बोला जाता है सॉस्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, विच कंसिडर इमोशन टू बी अ फंक्शन ऑफ बोथ कॉग्निटिव फैक्टर एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल, जिसमें इन्होंने बोला था कि कंसीडर इमोशन टू बी अ फंक्शन ऑफ बोथ कॉग्निटिव फैक्टर एंड साइको फिजियोलॉजिकल, यानी कि इसमें कॉग्निटिव अराउजल भी हो रहा था, फिजियोलॉजिकल अराउजल भी होता है। पीपल सर्च द इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर इमोशनली रेलिवेंट क्यूज टू लेबल एंड इंटरप्रेट एक्सप्लेन्ड फिजियोलॉजिकली अराउजल, यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि क्यूज ढूंढ रहे होते हैं तो उसको लेबल करने के लिए कि बेसिकली इमोशन कौन सा है और इस तरह इसका रिएक्शन कैसे देना है, इसको इस पर रिएक्ट कैसे करना है। टू फैक्टर थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसकी, तो आप देख सकते हैं 1962 के अंदर दी थी टू फैक्टर थ्योरी। शॉस्टर सिंगर ने, स्टेनले शॉस्टर और जेरम सिंगर ने दी थी। 1963 के अंदर स्टेनले मिलग्राम पब्लिश्ड हिज स्टडी ऑफ ओबीडियंस टू अथॉरिटी। मिलग्राम का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था 1963 के अंदर, इन्होंने बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ओबीडियंस टू अथॉरिटी, नाउ नोन एज द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। आजकल इसको मिलग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। इसमें ये देखा गया था कि जो फॉलोअर होते हैं वो अथॉरिटी को किस तरह से मानते हैं और किस तरह से ओबे करते हैं, ठीक है जी। प्रेशर के अंदर कैसे करते हैं और नॉर्मली कैसे करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। 1964 के अंदर जीन एम मेंडलर एंड जॉर्ज मेंडलर पब्लिश थिंकिंग फ्रॉम एसोसिएशन टू गेस्टाल्ट। जीन एम मेंडलर और जॉर्ज मेंडलर ने बुक पब्लिश की थी 1964 के अंदर जिसका नाम था थिंकिंग फ्रॉम एसोसिएशन टू गेस्टाल्ट। आगे बढ़ते हैं जी। 1984 वर्जीनिया साथिर पब्लिश्ड कंजॉइंट फैमिली थेरेपी द फर्स्ट ऑफ सेवरल बुक्स ऑन फैमिली थेरेपी।
ये पहली बुक मानी जाती है, कॉजिंग हर टू बिकम नोन एज द मदर ऑफ फैमिली थेरेपी। इनको मदर ऑफ फैमिली थेरेपी भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 के अंदर वर्जीनिया सातिर ने बुक लिखी थी कंजॉइंट फैमिली थेरेपी, मदर ऑफ फैमिली थेरेपी भी इनको बोला जाता है। तो ये थे जी हमारे पास 20 क्वेश्चंस, और इसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें की हैं और कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशंस भी देखी। आई होप के आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।